डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज से मुराद एक गैस का जिस्म में दाखिल होना तो दूसरी गैस का जिस्म से खारिज होना है। फॉर एग्जांपल, दिन के वक्त तमाम जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो अपने सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और हर सेल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को तमाम जानवर अपने जिस्म से खारिज करते हैं। एक गैस को अंदर लेके जाते हैं तो दूसरे गैस को बाहर खारिज करते हैं। टेकिंग इन वन गैस, एक गैस अंदर लेके जाना, एंड टेकिंग आउट अनदर गैस is called gaseous exchange। इसमें एक गैस की सिमत दूसरी गैस की सिमत के मुखालफ होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो कौन सी गैसों का एक्सचेंज कौन से जानदार किस वक्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पौधे यानी प्लांट्स दिन के वक्त ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, हवा में खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म में अपने अंदर लेके जाते हैं, इनटेक करते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं। जबकि रात के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में खारिज करते हैं, हवा में खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है वो पौधों में दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधों में सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो ये रात के वक्त नहीं होता, क्योंकि इसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया जाता है और इसकी वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है। पौधे दिन के वक्त इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कि उसको इस्तेमाल करने के बाद भी, अपनी रेस्पिरेशन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करने के बाद भी इतनी ऑक्सीजन इनके पास बच जाती है कि पौधे ऑक्सीजन को हवा में खारिज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं पौधे दिन के वक्त, ताकि इसको वाटर के साथ मिलाएं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएं, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल करें। रात के वक्त चूँकि सूरज की रोशनी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, इसलिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने रहने की वजह से रात के वक्त पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोएं। तो इससे हमें यह बात भी वाज़ह होगी कि गैसेस एक्सचेंज पौधे क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की गैस की ज़रूरत होती है अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए दिन के वक्त और रात के वक्त ये ऑपोजिट गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में चूंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यानी कि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी कि एनिमल हैं जो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि प्लांट से हासिल करते हैं।
इसलिए एनिमल्स को हर वक्त एक ही गैस की ज़रूरत होती है और वह है ऑक्सीजन, और एक ही गैस के हर वक्त कार्य करते हैं जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हर वक्त इनके अंदर दिन और रात हर वक्त इनके अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है। पौधों को दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं, और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बाहर खर्च कर देते हैं। जानवरों को हर वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके अंदर हर वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, और वो खुद तो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना नहीं सकते पौधों के जैसे। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की निस्बत जानवर हर वक्त कार्य कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जानवरों को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि ये नुकसानदेह जहरीली गैस है जानवरों के लिए। तो जानवर हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उस ज़रूरत पर जिसकी वजह से पौधे और जानवर गैस एक्सचेंज करते हैं, और वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक तरह की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरह की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक जो रेस्पिरेशन है इसमें पूरा जानदार शामिल होता है, और इसको हम ब्रीदिंग भी कह देते हैं, यानी सांस लेने का मूल भी कह देते हैं। और रेस्पिरेशन की तारीफ करेंगे हम टेकिंग एयर इन टू बॉडी और टेकिंग एयर आउट ऑफ बॉडी, इट इज नॉन एज रेस्पिरेशन। यानी कि एक सांस अंदर लेके जाना तो दूसरा सांस बाहर निकालना, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या इसको हम ब्रीदिंग भी कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन और टेकिंग आउट एयर इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं होती, यानी कि इसमें पूरा जानदार शामिल नहीं है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में एयर का एक्सचेंज नहीं होता, हवा का एक्सचेंज नहीं होता जो कि कई गैसों के मजमूआ है, बल्कि सिर्फ दो गैसों का आपस में एक्सचेंज होता है। या तो ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर आ रही होती है, या फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ये बाहर जा रही होती है। तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन है इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड के एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलता है और बदले में बनते हैं पानी का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधों के इस्तेमाल के लिए जानवर बाहर हवा में खर्च कर देते हैं, और पानी को या तो वेस्ट के तौर पे बॉडी से खर्च कर दिया जाता है, या बॉडी की ज़रूरियात अगर पानी कम पीते हैं तो उसको पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ पौधों में ऐसी कौन सी साख्तें हैं जो गैसेस एक्सचेंज के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। पौधों में सबसे ज़्यादा गैस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के जरिए। पौधों के अंदर स्टोमेटा खास तरह की साख्तें हैं जिनके जरिए ज़्यादातर गैस एक्सचेंज होता है। लफ्ज़ स्टोमेटा जमा है और इसकी वाहद है स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, यानी कि सुराख, होल, और स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग्स, यानी कि एक से ज़्यादा सुराख। स्टोमेटा पौधों की खास तरह की साख्तें हैं जो कि ग्रीन पार्ट्स में पौधे के सब्ज हिस्सों में पाई जाती हैं, यानी कि लीव्स में या ग्रीन स्टेम्स में, जिन्हें हम हर्बेशियस स्टेम भी कह लेते हैं। इन स्टोमेटा के जरिए पौधों में ज़्यादातर गैस एक्सचेंज होता है। अगर हम बात करें कि पत्ते के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं या नीचे वाले हिस्से में, तो इसका जवाब है कि पौधे के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें स्टोमेटा
ज़्यादा पाए जाते हैं, नीचे वाले जो सरफेस है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जो पत्ते के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो मेसोफिल की टाइप होती है वो होती है स्पंजी मेसोफिल, और ऊपर वाले जो हिस्सा है, ऊपर वाली जो सरफेस है पत्ते की, उसके अंदर होती है पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल के सेल आपस में ज़्यादा पास पास होते हैं, इस तरह इनके दरमियान फासला कम होता है। और जो स्पंजी मेसोफिल है उसके जो सेल्स एक तो शक्ल में भी मुख्तलिफ होते हैं, दूसरा उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, खाली जगह ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनके दरमियान स्टोमेटा ज़्यादा बनते हैं। तो ज़्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज पौधे में होगा वो उसके लोअर एपिडर्मिस में होगा, उनके लोअर सरफेस से होगा, क्योंकि पौधे के लोअर सरफेस में स्पंजी मेसोफिल पाई जाती है और इस वजह से उसके लोअर एपिडर्मिस में या लोअर सरफेस में नीचे वाली जो साइड है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। तो तमाम पौधों में सबसे ज़्यादा गैस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के जरिए। दूसरे नंबर पर जो साख्तें पौधों में गैस एक्सचेंज के लिए हैं उन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। ये खास तरह के सेल होते हैं पौधों में जिनकी शक्ल होती है लेंस के जैसे, इनकी शक्ल की वजह से इनको लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटी का मतलब होता है लेंस, सेल्स का मतलब होता है इस सेल। तो ऐसे सेल पौधों में जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं जिनकी शक्ल लेंस के जैसी होती है उन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स पौधे के वुडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, यानी लकड़ी वाले हिस्से में, जैसे कि लकड़ी वाले तने में या लकड़ी वाली जड़ों में। तो इसके जरिए पौधों के अंदर गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन स्टोमेटा की निस्बत कम। अगर हम देखें तो लेंटिकल्स जो सुराख हैं, ये लेंटिकल्स भी सुराख हैं और खास तरह के सुराख हैं, और स्टोमेटा भी खास तरह के सुराख हैं। लेकिन स्टोमेटा का साइज छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा सरफेस एरिया बनाते हैं, यानी कि ज़्यादा गैस एक्सचेंज करते हैं, और लेंटिकल्स का साइज बड़ा होता है स्टोमेटा की निस्बत, इसलिए ये इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते तने की सरफेस पे या जड़ की सरफेस पे, और इनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज है जो वो स्टोमेटा की निस्बत कम होता है। तीसरी तरह का जो गैस एक्सचेंज पौधों में पॉसिबल है वो है पौधे की जनरल सरफेस के जरिए, यानी कि सारे के सारा पौधा है जो वो गैस एक्सचेंज करता है। जनरल सरफेस के जरिए जब गैस एक्सचेंज होता है तो ये ज़्यादातर उन पौधों में होता है जो कि पानी में पाए जाते हैं और सिंपल पौधे हैं जिनके अंदर पूरे के पूरे सरफेस टोमेटा से घिरे हुई है। डिफ्यूज़न के जरिए मुख्तलिफ तरह की जो गैसेज हैं इनके अंदर दाखिल होती हैं। खासतौर पे दिन के वक्त जो गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर दाखिल होती है, और डिफ्यूज़न के जरिए ही इनके अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज होती है। तो ये टॉपिक गैसेज की एक्सचेंज इन प्लांट के बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, और बाकी जो डेफिनेशन बात जाती हैं जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन की डिफाइन लिखें, ब्रीदिंग की डिफाइन करें, और स्टोमेटा क्या होते हैं, लेंटिकल्स क्या होते हैं, एमसीक्यूज भी इसमें से आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एयर पैसेज वेज इन ह्यूमंस, जिनमें से सबसे पहले एयर पैसेज वे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो है नोज़ यानी नाक। हमारे नाक के दो सुराखों को हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। और इन सुराखों के अंदर जो खाली जगह है जिसमें से हवा गुजरती है, उस खाली जगह को हम कहते हैं नेज़ल केविटी। हमारे नोस्ट्रल दो बाहर की तरफ होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल, और दो नोस्ट्रल अंदर की तरफ भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल। तो पहले ज़ाहिर सी बात है हवा एक्सटर्नल नोस्ट्रल में दाखिल होगी, फिर इंटरनल नोस्ट्रल में जाएगी, और नोज़ के जिस खाली हिस्से में से गुजर के हवा एक्सटर्नल नोस्ट्रल से होती हुई इंटरनल नोस्ट्रल में जाएगी, उस खाली जगह को हम कहते हैं नेज़ल केविटी। केविटी का मतलब होता है कोई एम्प्टी स्पेस जिसमें कोई चीज़ पाई जाए या जिसमें से कोई चीज़ गुजर सके। तो नाक के अंदर वाला जितना भी हिस्सा है उसको हम कहते हैं खाली हिस्सा जिसमें से हवा गुजर सकती है, उसे हम कहते हैं नेज़ल केविटी। नोस्ट्रल्स और नेज़ल केविटी को मजमूई तौर पर हम कहते हैं नोज़।
हमारे नेज़ल केविटी में ख़ास तरह के टाइनी वेरी स्मॉल हेयर्स होते हैं। इसके अलावा हमारी नेज़ल केविटी में म्यूकस सेल्स म्यूकस पैदा करते हैं। जैसे कि सारी की सारी ट्रैकिया में म्यूकस पैदा होता है गॉबलेट सेल्स के ज़रिए, वैसे ही नोज़ की जो एपिथेलियम है, नोज़ की जो सरफेस है, वो भी म्यूकस पैदा करती है। इन टाइनी हेयर का काम होता है जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल्स को यानी कि गर्दो गुबार को फिल्टर करना, इनको आगे फेरिंक्स और लैरिंक्स और ट्रैकिया यानी कि आगे एयर पैसेजवे तक ना जाने देना। और म्यूकस का काम भी होता है जर्म्स को अपने अंदर रोकना और थर्मो रेगुलेशन करना, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। गर्म हवा को ये कूल कर देता है और अगर बाहर से आने वाली हवा है जो वो ठंडी हो तो ये उसको वार्म कर देता है। इतना कूल कर देता है गर्म हवा को कि बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसका टेम्परेचर हो जाए, और इतना गर्म कर देता है ठंडी हवा को जो बाहर से आ रही हो कि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो हमारे नोज़ के यानी नेज़ल केविटी के क्या फंक्शन है? नेज़ल केविटी का फंक्शन एक तो है कि हवा को फेरिंक्स तक लेके जाना ताकि आगे वो अगले एयर पैसेज तक चला जाए, टू डिलीवर एयर टू फेरिंक्स, कि इसका फर्स्ट फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है जो फेरिंक्स का वो है दूसरा फंक्शन है जो नोज़ का वो है कि ये डस्ट पार्टिकल को रोकता है और उनको आगे सांस के अगले रास्तों तक हवा के अगले रास्तों तक नहीं जाने देता। इसके अलावा नोज़ के अंदर जो म्यूकस होता है वो थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे नोज़ का एक फंक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है और अलहदा है, हमारा नोज़ एक ख़ास तरह की ट्यूब यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए हमारे मिडल एयर के साथ जुड़ा हुआ होता है। आवर नोज़ इज़ अटैच्ड विद आवर मिडल एयर, दरमियानी कान के साथ एक ख़ास तरह की ट्यूब नाक को जोड़े हुए होती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब के वजह से मिडल एयर दरमियानी कान के साथ जुड़े हुए होने की वजह से हमारा जो नोज़ है वो बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने में ईयर को मदद करता है, हमारे कान को हेल्प करता है। नोज़ के बाद जो हवा के रास्ते हैं वो ये मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले हवा दाखिल होती है हमारे नोज़ में, उसके बाद हवा जाती है फेरिंक्स में जो कि इंटरनल नोस्ट्रल के बिल्कुल पीछे होता है, बिल्कुल साथ होता है। फेरिंक्स के बाद हवा जाती है लैरिंक्स में जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये आवाज़ पैदा करने में मदद देता है। लैरिंक्स के बाद हवा जाती है ट्रैकिया में जो कि हवा की नाली है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद हवा दाखिल होती है ब्रोंकाई में जिसका सिंगुलर ब्रोंकस है, और ये ट्रैकिया की दो शाखों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। जैसे ट्रैकिया सीने में दाखिल होती है दो शाखें बनाती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से हवा जाती है अगले हवा के रास्ते में नेक्स्ट एयर पैसेज वे में जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल से हवा दाखिल होती है एल्वुलर डक्ट्स में, और एल्वुलर डक्ट से हवा चली जाती है एल्वुलर सैक्स में,
और एल्वुलर सैक से हवा चली जाती है एल्वियोलाई में। जिस्म के एक साइड में जितनी एल्वुलाई पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एक लंग, एक फेफड़ा। टोटल एक फेफड़े में जो एल्वुलाई पाई जाती हैं वो तकरीबन 150 मिलियन है। तो दोनों फेफड़ों में मजमूई तौर पर जो एल्वुलाई की तादाद है वो है 300 मिलियन। ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ख़ास तरह की मस्कुलर यानी मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर है, साख्त है, जो नेज़ल केविटी यानी नोज़ और लैरिंग्स के दरमियान पाई जाती है। यानी कि ये दूसरा एयर पैसेज वे है। सबसे पहले हवा आती है नोज़ में, उसके बाद आती है हवा फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के अंदर चूँकि ये मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसके ख़ास तरह के मसल्स के दो सेट होते हैं जिनको हम कहते हैं फेरेंजियल मसल्स। ये मसल्स फेरिंग्स को इसका काम करने में मदद देते हैं। फेरिंग्स एक कॉमन वे है, इट इज़ ए कॉमन वे टू फूड एंड विंड। यानी कि फेरिंग्स के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं और इसमें से खुराक भी गुजरती है और हवा भी गुजरती है। इसके लार्जर ओपनिंग में से फूड गुजर के चली जाती है इसोफेगस में, और इसकी जो स्मॉल ओपनिंग है उसमें से हवा गुजर के चली जाती है लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। तो ये दो काम करता है, एक वक्त में अपने अंदर से ये हवा को गुजरने देता है और दूसरे वक्त में इसके अंदर से फूड गुजरती है। तो अगर फेरिंग्स की कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको काम करने में कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है कि खुराक है जो वो भी स्टमक तक नहीं पहुंचेगी और लैरिंग्स है जो वो भी हवा को नहीं ले जा पाएगा फेफड़ों तक, जिससे हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कह लेते हैं। लैरिंग्स एयर पैसेज वे है एक, जो कि फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान पाया जाता है। फेरिंग्स एक मसल से बनी हुई साख्त होती है जिसके फ्लोर से, फर्श से नीचे वाली सतह से लैरिंग्स शुरू होता है और ख़त्म होता है ट्रैकिया पर जाकर। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कह लेते हैं। तो लैरिंग्स का काम होता है फेरिंग्स से एयर को ट्रैकिया तक लेके जाना। लैरिंग्स भी एक खास तरह की ट्यूब ही होती है, जैसे कि ट्रैकिया एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, वैसे लैरिंग्स भी एक खास तरह की ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर वी शेप्ड ख़ास तरह के फोर्ड होते हैं, एक से ज़्यादा, तकरीबन 2 फोर्ड होते हैं वी शेप्ड, जिन्हें हम कहते हैं वोकल फोर्ड्स। इनको हम वोकल फोर्ड्स भी कह लेते हैं और इनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कह लेते हैं और इनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कह लेते हैं। वोकल्स का मतलब होता है
related to sound। फोर्ड का मतलब होता है ख़ास तरह के टिश्यू जो फोल्ड हुए हों, ख़ास तरह के स्ट्रक्चर जो फोल्ड हुई हों। इधर हमारा इससे मुराद, इनको हम कॉर्ड्स भी कह लेते हैं, फोर्ड्स कह लें या कॉर्ड्स कह लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पियानो की तारें होती हैं, वैसे ही दो फोल्ड होते हैं टिश्यू के हमारे लैरिंक्स के अंदर, जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। इस कॉर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी तार, कोई ऐसी वायर जिससे साउंड पैदा हो। और इस कॉर्ड का मतलब होता है सिंपली कोई तार जिसको हम जब वाइब्रेट करें तो वो साउंड पैदा करे। बिल्कुल इसी तरह वोकल कॉर्ड जो लैरिंक्स के अंदर पाए जाते हैं, इन वोकल कॉर्ड की वजह से साउंड की पिच और साउंड की जो आवाज़ का कम या ज़्यादा होना, यानी कि साउंड वॉल्यूम पैदा होता है। आमतौर पर लैरिंक्स के गिर्द कार्टिलेज के 6 घेरे होते हैं। 6 कार्टिलेज पाई जाती है, इलास्टिक कार्टिलेज और मुख्तलिफ तरह की कार्टिलेज। 6 कार्टिलेज की टाइप्स पाई जाती हैं लैरिंक्स के गिर्द, जिनमें से 3 पेयर्ड होते हैं और 3 कार्टिलेज हैं जो वो अनपेयर्ड होती है। लैरिंक्स के सबसे सामने वाले हिस्से में जो कार्टिलेज पाई जाती है, द फ्रंटल कार्टिलेज, उसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज ज़्यादातर मर्दों में नुमाया नज़र आती है, इट इज़ विजिबल, लेकिन औरतों में थायराइड कार्टिलेज है जो कि विजिबल नहीं होती। मैं दोबारा बताता हूँ, लैरिंक्स के गिर्द 6 कार्टिलेज पाई जाती हैं, जिनमें से 3 जोड़े बनाए हुए होती हैं और 3 जोड़े बनाए हुए नहीं होती हैं। और सबसे सामने वाले हिस्से में जो कार्टिलेज पाई जाती है उसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। ये नुमाया तौर पे नज़र आती है मर्दों में, लेकिन औरतों में इतनी नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन लड़कों में जो बच्चे हैं और लड़कियों में जो बच्चियाँ हैं भी, उनमें ये इतनी नुमाया नज़र नहीं आती। जैसे ही लड़कियाँ और लड़के, छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बलूगत को पहुँचते हैं, प्यूबर्ट होते हैं, वैसे ही उनके अंदर थायराइड कार्टिलेज विजिबल होना शुरू हो जाती है। थायराइड कार्टिलेज के इस विजिबल हिस्से को जो सामने गर्दन में सामने की तरफ नज़र आए, इसे कहते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस, या इसको हम एडम्स एप्पल भी कह लेते हैं। एडम्स से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, एप्पल से मुराद सेब है। इसको एडम्स एप्पल इसलिए कह लेते हैं जो हमारी गर्दन में, मर्दों की गर्दन में सामने उभरा हुआ हिस्सा होता है। फ़र्ज़ करें ये नेक है और नेक के इधर करके थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो इसे हम, ये तो साइंटिफिक टर्म है लैरिंजियल प्रोमिनेंस। लैरिंजियल से मुराद लैरिंक्स का, प्रोमिनेंस का मतलब बाहर निकला हुआ हिस्सा। और एडम्स एप्पल इसे क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, तो उनको जिस फल के खाने से मना किया गया था वो फल उन्होंने खा लिया था शैतान के बहकावे में आकर। और ये फल कहा जाता है कि
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गले में फंस गया था और उधर ही रह गया था। इस वजह से इसको हम कहते हैं आदम्स एप्पल। वो फॉरबिडन फ्रूट जिससे मना किया गया था, फॉरबिडन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे मना किया गया हो, और फ्रूट मतलब चूँकि वो कोई फल था। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कहना है कि वो फल, कई कहते हैं फिग थी, अंजीर थी, और कई कहते हैं एप्पल था, और कई कहते हैं गंदम थी। लेकिन इधर से मुराद लिया गया कि वो फल एप्पल था, सेब था, और गले में फंस गया। इस वजह से इसको मेटाफोरिकल यूज़ किया गया लफ्ज़ का एडम्स एप्पल, मतलब मर्दों के गले में गर्दन के सामने वाले हिस्से का जो बाहर है, लैरिंक्स का उभरा वैसा, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। ये औरतों में, फीमेल्स में नहीं होता, ओनली इन मैन, यानी कि ये सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लैरिंक्स का फंक्शन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लैरिंक्स का काम होता है डिलीवर एयर फ्रॉम फेरिंक्स टुवार्ड्स ट्रैकिया। चूँकि लैरिंक्स ट्रैकिया के बिल्कुल टॉप पर पाया जाता है और फेरिंक्स के नीचे, इसलिए फेरिंक्स से हवा को लेकर ट्रैकिया तक आता है। ये इसका एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन भी मैंने आपको इसी लेक्चर के दौरान बताया है। लैरिंक्स का दूसरा फंक्शन है साउंड प्रोडक्शन, यानी कि आवाज़ पैदा करना, जिसको हम फोनेशन भी कह लेते हैं। तो लैरिंक्स कैसे आवाज़ पैदा करता है? लैरिंक्स आवाज़ पैदा करता है वोकल कार्ड की हेल्प के ज़रिए, जो कि ख़ास तरह के टफ़ बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, और इनका काम होता है जब इनमें से हवा गुजरती है तो वाइब्रेट करके आवाज़ पैदा करना। जैसे कि पियानो की कॉर्ड्स होते हैं, पियानो की तारें होती हैं, जब उन्हें हम छेड़ते हैं तो उनसे आवाज़ पैदा होती है। तीसरा फंक्शन है जो लैरिंक्स का तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो लैरिंक्स थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे फेरिंक्स की ओपनिंग भी जो लैरिंक्स के साथ जुड़ी होती है ऊपर उठ जाती है, और खुराक के ज़रात हैं जो वो सिर्फ इसोफेगस में जाते हैं, जो लैरिंक्स के सामने पाई जाती है खुराक की नाली में, और लैरिंक्स में नहीं जाते, जिसकी वजह से कई तरह के मसाइल से, जानलेवा प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। एक इसका ये फंक्शन हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लैरिंक्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो लैरिंक्स की एग्जैक्ट पोजीशन है सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 5 से लेकर सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 3 तक लैरिंक्स फैला हुआ होता है, कि जिस एक ख़ास तरह की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं हाइयोइड बोन। ये ऐसी हड्डी है जिस्म में वाहद ये हड्डी है हाइयोइड बोन, जो कि आर्टिकुलेटेड नहीं है। इट इज़ नॉट आर्टिक्यूलेटेड, यानी कि जिस्म में ये किसी और हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, और ख़ुद इसने अपने साथ जोड़ा हुआ होता है, लटकाया हुआ होता है लैरिंक्स को। सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 3 से, यानी कि 3rd सर्विकल वर्टिब्रा से लेकर 5th सर्विकल वर्टिब्रा तक लैरिंक्स मौजूद होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। ट्रैकिया को आम लफ्ज़ों में विंड पाइप भी कह लेते हैं, क्योंकि इसमें से हवा गुजरती है। विंड कहते हैं हवा को,
और पाइप कहते हैं ट्यूब को, नाली को। क्योंकि इसमें से हवा गुजरती है इसलिए ट्रैकिया को विंड पाइप भी कह देते हैं। इंसान के एयर पैसेज वे में से ट्रैकिया चौथा एयर पैसेज वे है। जब इंसान में हवा दाखिल होती है तो सबसे पहले आती है नोज़ में, उसके बाद आती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स के बाद अगली जो साख्त जिसमें हवा जाती है उसे कहते हैं लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद हवा दाखिल होती है ट्रैकिया में, यानी कि हवा की नाली में, विंड पाइप में। ट्रैकिया इस तरह की एक नाली है और इसके अंदर कार्टिलेज की 12 से लेकर 16 रिंग्स होती हैं, 16 छल्ले होते हैं। और इस कार्टिलेज की शक्ल होती है सी की तरह की। तकरीबन 12 से लेकर 16 रिंग्स होती हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, नामुकम्मल, क्योंकि पूरी तरह गोल नहीं होती। रिंग कहते हैं अंगूठी को या छल्ले को जो पूरा गोल हो। लेकिन ट्रैकिया एक ऐसी साख्त है जिसके अंदर रिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से गोल नहीं होती, ज़्यादातर गोल होती हैं लेकिन कुछ हिस्सा गोल नहीं होता। सी की तरह की रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड। जो कार्टिलेज ये रिंग्स बनाती है उस कार्टिलेज को कहते हैं हायालिन कार्टिलेज, यानी कि ट्रैकिया के अंदर हायालिन कार्टिलेज के सी शेप्ड, सी की शक्ल के 12 से लेकर 16 छल्ले, 16 रिंग्स पाई जाती हैं जो कि ट्रैकिया को सपोर्ट देती हैं, सहारा देती हैं। जब ट्रैकिया में हवा ना हो, ट्रैकिया में जब हवा ना हो तो ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, यानी कि ट्रैकिया गिर ना जाए, आपस में ट्रैकिया की दीवारें मिल ना जाएं। और इस अगर ऐसा हो जाए तो ट्रैकिया में से हवा के गुजरने का अमल जो है उसमें कोई रुकावट ना हो। चूँकि ट्रैकिया हवा की नाली है और एयर पैसेजवे का चौथी स्ट्रक्चर है, तो ये स्टार्ट होती है लैरिंक्स से, जैसे कि ये इससे पहले वाली स्ट्रक्चर है लैरिंक्स। और ट्रैकिया के बाद जो हिस्सा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, यानी ट्रैकिया ब्रोंकाई और लैरिंक्स के दरमियान पाई जाती है। इसकी आप ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ट्रैकिया इज़ एयर पैसेजवे इन ह्यूमंस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन लैरिंक्स एंड ब्रोंकाई। लैरिंक्स के जिस हिस्से के साथ, नीचे वाले हिस्से के साथ ट्रैकिया जुड़ी हुई होती है, लैरिंक्स के उस छोटे नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रीकोइड। और ब्रोंकाई की जिस स्ट्रक्चर के साथ ट्रैकिया जुड़ी होती है उसे कहते हैं कैरिना। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रैकिया क्रीकोइड और कैरिना के दरमियान पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। क्रीकोइड असल में एक कार्टिलेज है जो पूरा एक छल्ले पर मुश्तमिल होती है। क्रीकोइड के कार्टिलेज का एक पूरी रिंग होती है जो कि लैरिंक्स के नीचे पाई जाती है। और कैरिना कहते हैं उस पॉइंट को जहां दो ब्रोंकस आपस में मिले। फ़र्ज़ करें ये ट्रैकिया है और जब ये छाती में दाखिल होती है तो ये दो शाखें बना देती है, सीने में दाखिल होने पर ये दो शाखें बना देती है। तो ये एक ब्रोंकस है और ये दूसरा ब्रोंकस है। इन दोनों को मजमूई तौर पे हम कहते हैं ब्रोंकाई। और इस जगह को जहां ये दोनों ब्रोंकस आपस में मिल रहे हैं इसको कहते हैं कारिना। और इस जगह को जहां ये ट्रैकिया मिल रही है टॉप पर लैरिंक्स के साथ, इस जगह को कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं, यहाँ पाई जाती है क्रीकोइड कार्टिलेज, इसलिए इसको हम क्रीकोइड कह लेते हैं। तो ट्रैकिया के तरीके ये भी कर सकते हैं, ट्रैकिया इज पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे प्रेजेंट बिटवीन क्रीकोइड कार्टिलेज एंड करीना।
अगर हम ट्रैकिया की लंबाई की बात करें तो इंसानों में ट्रैकिया की लंबाई 11 से लेकर 12 की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 11 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होती है। छोटे बच्चों में भी, जवानों में भी और बूढ़ों में भी इसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में ये बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल वर्टिकल होती है, जबकि अडल्ट्स में ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। चौड़ाई इसकी है तकरीबन, ट्रैकिया की चौड़ाई होती है तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, यानी कि मुख्तलिफ लोगों में इसकी चौड़ाई वाइडनेस मुख्तलिफ होती है। छोटे बच्चों में जो 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें ट्रैकिया की जो चौड़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीमीटर होती है वाइड। इन इन्फेंट्स, ख़ास तौर पे ऐसे इन्फेंट्स, ऐसे बच्चे जिनकी पहला साल हो पैदा होने के बाद, तो इतनी उनके अंदर की लंबाई होती है। जब माँ के पेट के अंदर ट्रैकिया बन रही होती है तो ट्रैकिया के बनने का अमल स्टार्ट होता है चौथे वीक में, चौथे हफ्ते में। प्रेगनेंसी के हमल के ठहर जाने के चौथे हफ्ते बाद ट्रैकिया बन जाती है, इसके बनने का अमल शुरू हो जाता है और मुकम्मल भी इसी दूसरे महीने में, द सेकंड मंथ ऑफ जेस्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान जब दूसरा महीना होता है और चौथा हफ्ता होता है तो ट्रैकिया के बनने का अमल शुरू हो जाता है। ट्रैकिया मर्दों में ज़्यादा वाइड होती है, इट इज़ वाइडर इन मेन, और औरतों में ये कम वाइड होती है, लेस वाइड इन वुमेन। मर्दों में ज़्यादा चौड़ी होती है, ज़्यादा खुली होती है ट्रैकिया, और औरतों में इसकी चौड़ाई कम होती है। तो ट्रैकिया का काम क्या है? व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया का काम है हवा को फेरिंक्स से ब्रोंकाई तक लेके जाना। लैरिंग्स से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लैरिंग्स असल में ट्रैकिया का ही एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये ट्रैकिया की टॉप पर पाया जाता है। इसके अलावा ट्रैकिया का एक और जो फंक्शन है वो ये है कि ट्रैकिया जब हम खाना खा रहे होते हैं तो स्वॉलोइंग के दौरान अपने आप को बंद कर लेती है एक ख़ास तरह की साख के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्लोजेज ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम स्वॉल्विंग कर रहे होते हैं तो ट्रैकिया ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से खाने के जो पार्टिकल हैं वो सीधा एसोफेगस में जाते हैं। चूँकि ट्रैकिया के बिल्कुल सामने एसोफेगस पाई जाती है, यानी खुराक की नाली पाई जाती है, ये अगर ट्रैकिया है तो ये एसोफेगस है, तो ऐसा पूरा चांसेस होते हैं कि फूड के पार्टिकल एसोफेगस में ना चले जाएं। तो इसका एक अहम फंक्शन ये भी है कि ये फूड के पार्टिकल को अपने अंदर नहीं जाने देती, उसको एसोफेगस के अंदर ही जाने देती है, जिससे हम कई तरह के मसाइल से बच सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई मसला हो गया है, सांस लेने की बीमारी हो गई है, या अगर किसी ने कोई सर्जरी कराई है और उसको वैसे सांस नहीं आ सकता जैसे कि नॉर्मल तरीके से आता है, उसको सांस लेने के लिए उसके जिस्म के अंदर खास तरह की ट्यूब डाली जाती है ट्रैकिया के ज़रिए, इसे हम कहते हैं इंट्यूबेशन। यानी कि ट्रैकिया का जो एक तीसरा फंक्शन है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको किडनी का मसला है, आपको पेशाब का कोई मसला है, तो ख़ास तरह की नालियाँ, ट्यूब्स पेट में डाली जाती हैं ट्रैकिया के ज़रिए, खुराक की नाली के ज़रिए नहीं बल्कि हवा की नाली के ज़रिए। इनका मतलब होता है अंदर, ट्यूब का मतलब होता है ट्यूब, एशन का मतलब प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर ट्यूब्स डाली जाएँ ख़ास मकासद के लिए, ख़ास ऑपरेशन के दौरान। चौथा इस ट्रैकिया का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैकिया की जो दीवारें हैं वो ख़ास तरह की
एक सब्सटेंस पैदा करती हैं जिसे कहते हैं म्यूसिन्स। ट्रैकिया की दीवारों की जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया की जो एपिथेलियम है उसके अंदर खास तरह के सेल पाए जाते हैं जिनको कहते हैं गोबलेट सेल्स। इन सेल्स का काम होता है खास तरह के फ़ायदेमंद केमिकल पैदा करना जिन्हें कहते हैं म्यूसिन्स। एक तो इन म्यूसिन्स का काम होता है बॉडी की पीएच को मेंटेन करना, दूसरा इसका काम होता है मुख्तलिफ तरह के जरासीम से बचाना। इसके अलावा ट्रैकिया एक और हवाले से भी अहमियत रखती है कि ट्रैकिया को इन्फेक्शन हो सकते हैं वायरस की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। कई तरह के ट्रैकिया इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है, जिनको जो दो बड़े इन्फेक्शन ट्रैकिया में होते हैं। एक तो उनमें है ट्रैकियाइटिस, और ट्रैकियाइटिस के लिए हमें इंट्यूबेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऊपर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ट्रैकिया का एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं क्रूप। इसको हम बार्किंग कॉफ भी कह लेते हैं। ऐसे जब किसी को डकार आए और साथ में खांसी आए तो ऐसी ही खांसी को कहते हैं बार्किंग कॉफ। इसको हम साइंस में कहते हैं लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, और सिंपल इसको कहते हैं क्रूप। ये जो क्रूप मसला है, ये इसमें हमारी जो ट्रैकिया है वो फूल जाती है। फूल जाने की वजह से हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है। फर्ज करें पहले ट्रैकिया का साइज़ इतना था और क्रूप की सूरत में ट्रैकिया का जो साइज़ है इतना हो जाता है, दरमियान में जो खाली जगह जिसे हम लूमेन कहते हैं ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन की फराहमी में दुश्वारी होती है। इसके अलावा ट्रैकिया के मसाइल में जो बड़ा मसला आता है वो सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, जिसमें ट्रैकिया बंद हो जाती है म्यूकस के ज़्यादा बनने की वजह से या क्रूप के ज़्यादा देर रहने की वजह से इस बीमारी के ट्रैकिया बंद हो जाती है और इसका इलाज नहीं हो पाता। बच्चा सोया हुआ हो, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चों में होती है तो वो सोए हुए उसकी मौत हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ट्रैकिया, जो हवा को लैरिंक्स से लेके जाती है ब्रोंकाई तक। लैरिंक्स के नीचे वाले हिस्से क्रिक्वाइड से ब्रोंकाई के ऊपर वाले हिस्से जहाँ दो ब्रोंकाई मिलते हैं कैरिना तक। ट्रैकिया के अंदर खास तरह के हाफ छल्ले पाए जाते हैं, सी की तरह के हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए, तकरीबन 12 से 16, और ट्रैकिया की लंबाई तकरीबन 11 से 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक है और बच्चों में बहुत कम 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है। ट्रैकिया माँ के पेट में दूसरे महीने के दौरान ट्रैकिया बनती है। मर्दों में ये ज़्यादा वाइड होती है और औरतों में कम। इसका काम हवा को ब्रोंकाई तक पहुंचाना है और खुराक को लंग्स तक जाने से रोकना है। इसके अलावा कई अमराज में ये बॉडी के अंदर ट्यूब्स भी इसके ज़रिए डाली जाती हैं, यानी इंट्यूबेशन के लिए अहम किरदार अदा करती है। और ट्रैकिया के एपिथेलियम के सेल गोबलेट म्यूसिन्स पैदा करते हैं जो जरासीम को मारते हैं, जो किसी तरह से हवा की नाली में चले गए या हवा के रास्तों में आ गए, एयर पैसेज में आ गए। इसके अलावा ट्रैकिया की अहमियत इस हवाले से भी है कि इसके कई इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैकियाइटिस, जैसे कि लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस और सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यह हमारा आज का टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्वुलाई। एल्वुलाई प्लूरल है एल्वुलस का, और एल्वुलस का मतलब होता है स्मॉल केविटी, यानी कि छोटी सी कोई खाली जगह जिसमें कुछ चीज़ आ जाए। और एल्वुलाई के अंदर कौन सी चीज़ें आती है? एल्वुलाई के अंदर आती है हवा,
जब हवा एल्विलाई में आती है, फेफड़ों की छोटी छोटी स्मॉल कैविटीज़ में आती है, तो हवा में पाए जाने वाली ऑक्सीजन चली जाती है एल्विलाई के गिर्द मौजूद ब्लड में, खून में, और उस ब्लड में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एल्विलाई के अंदर मौजूद हवा में, और इस हवा को फिर बाहर खारिज कर दिया जाता है। एक इंसान के दोनों फेफड़ों में टोटल 300 मिलियन एल्विलाई पाई जाती हैं, और के रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंसान के एयर पैसेजवे का सबसे लास्ट पार्ट है। सबसे पहले जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं तो हवा हमारे नाक में दाखिल होती है, फिर जाती है हवा हमारे फेरिंक्स में, फिर जाती है लैरिंक्स में, उसके बाद ट्रैकिया में, फिर जाती है ब्रोंकाई में, फिर आती है हवा एल्वियुलर डक्ट्स में, और एल्वियुलर डक्ट्स में आने से पहले ब्रोंकाई डिवाइड होकर छोटी छोटी मजीद साख्त बना देते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल। एल्वियुलर डक्ट्स के साथ जुड़ी होती हैं एल्वियुलर सैक्स, और इन एल्वियुलर सैक्स के अंदर कई एल्वियुलाई पाई जाती हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, हमारे अंदर जो हवा का रास्ता है वो शुरू होता है हमारे नोज़ से, पहले सबसे हवा आती नोज़ में, उसके बाद जाती है हवा फेरिंक्स में जो कि तकरीबन गले के पास पाया जाता है। फेरिंक्स के बाद हवा दाखिल होती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स गले का जो सामने वाला उबार होता है, अगर हम गर्दन में पाया जाता है, अगर गर्दन के सेंटर में आप देखें तो बाज़ लोगों का बाहर उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के बाद हवा दाखिल होती है ट्रैकिया में, जिसे विंड पाइप या हवा की नाली भी कह लेते हैं। ट्रैकिया के बाद हवा जाती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई असल में ट्रैकिया की शाखें हैं। जब ट्रैकिया सीने में दाखिल होती है तो 2 शाखें बनाती है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से हवा आती है ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल ब्रोंकाई की मज़ीद छोटी शाखें हैं, और ब्रोंकियोल से हवा दाखिल होती है आगे एल्वियुलर डक्ट्स में, और एल्वियुलर डक्ट से हवा आती है एल्वियुलर सैक्स में, और एक एल्वियुलर सैक्स के अंदर कई एल्वियुलाई पाई जाती हैं। ये सबसे छोटी साख्तें हैं। सबसे छोटा हिस्सा है इंसान में एयर पैसेजवे का, और सबसे आखिरी हिस्सा है जहाँ हवा जाती है, और इसी एल्वियुलाई में आने के बाद ही गैस एक्सचेंज होता है इंसान के अंदर। गैस एक्सचेंज की ये साइट्स हैं, क्योंकि इनकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, इस वजह से इनके ज़रिए गैस एक्सचेंज होता है। दोनों फेफड़ों में मजमूई तौर पर 300 मिलियन एल्वियुलाई पाई जाती हैं, और ये गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, सरफेस एरिया मुहैया करती हैं, तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। अगर इनको हम फीट में देखें तो बनता है 750 स्क्वायर फीट, यानी कि इतना ज़्यादा एरिया ये प्रोवाइड करती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। इन एल्वियुलाई के बनने का अमल आमतौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 8 साल तक आफ्टर बर्थ अनटिल 8 years इतना टाइम लगता है, यानी कि 8 साल तक, उम्र के 8 साल, पहले 8 साल तक एल्वियुलाई बन जाती हैं। बाज़ लोगों में तो 8 साल के बाद भी एल्वियुलाई बनती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर 8 साल तक एल्वियुलाई की प्रोडक्शन होती है, उसके बाद रुक जाती है। एल्वियुलाई बनने का अमल जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हमल के बाद तकरीबन पहले जो 20 हफ्ते हैं, पहले 20 वीक्स हैं, इनके दौरान एल्वियुलाई बनना शुरू हो जाती हैं और बच्चा सांस लेना
खुद से शुरू कर देता है। और जब तकरीबन 32 हफ्ते हो जाते हैं, पहले 32 हफ्तों में हमला ठहरने के बाद इतनी ज़्यादा एल्विलाई बन चुकी होती हैं कि बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड नहीं करता गैसेस के लिए, और ख़ुद से उसके अंदर इतनी ज़्यादा एट सेक्स बन जाती है और उनके अंदर इतनी ज़्यादा एल्विलाई बन जाती हैं कि वो खुद डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें अगर ऐसा ना हो तो बच्चे को एक ख़ास तरह की बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं अटलैक्टेसिस, जिसके बारे में मैंने अलहदा एक वीडियो में काफ़ी तफसील से बताया है। तो एल्विलाई कुदरत का एक करिश्मा है और इनके ज़रिए इंसान में गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम देखें कि एक एल्वुलर सैक में कितनी एल्वुलाई पाई जाती हैं या एक एल्वुलर डक्ट में कितनी एल्वुलाई सैक्स पाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम इधर डिस्कस करते हैं, बयां करते हैं। आमतौर पर एक जो ब्रोंकियोल है, एक ब्रोंकियोल ये जुड़ा हुआ होता है तकरीबन 2 से लेकर 11 एल्वुलर डक्ट्स के साथ, और ये 2 से लेकर 11 एल्वुलर डक्ट्स हैं जो इनमें से एक एल्वुलर डक्ट है जो उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं तकरीबन 5 से लेकर 6 एल्वुलर सैक्स, और एक एल्वुलर सैक के अंदर एल्वुलाई का एक ढेर होता है। दोबारा बताता हूँ, ब्रोंकाई की शाखें जिन्हें ब्रोंकियोल कहते हैं, इनके एक ब्रोंकियोल के साथ 2 से लेकर 11 एल्वुलर डक्ट्स जुड़ी होती हैं और एक एल्वुलर डक्ट के साथ 5 से लेकर 6 एल्वुलर सैक्स जुड़ी हुई होती हैं, और एक सैक के अंदर एल्वुलाई का, ये हमारी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैं जो, उनका एक ढेर होता है। तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर ये हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लंग्स यानी फेफड़े। इंसान में 2 लंग्स होते हैं, एक सीने के दाएं जानब राइट साइड में और एक सीने के लेफ्ट साइड में। दोनों के दरमियान होता है हमारा दिल, हार्ट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 लंग्स होते हैं इंसान में, एक हार्ट की राइट साइड में और एक हार्ट की लेफ्ट साइड में, क्योंकि हार्ट तकरीबन सीने के दरमियान में होता है। राइट साइड वाला लंग है जो, इसमें होते हैं 3 लूब्स, यानी कि ये साइज में बिग होता है, इट इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, एंड आल्सो ये वजन में भी ज्यादा होता है, इट इज हैवियर इन वेट एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के 2 लूब्स होते हैं और ये साइज में स्मॉलर होता है और वजन में हल्का होता है, इट इज लाइटर इन वेट। ऐसी क्या वजह है कि लेफ्ट लंग है जो ये छोटा होता है राइट लंग की निस्बत? तो उसकी वजह यह है कि हार्ट का ज़्यादातर हिस्सा लेफ्ट साइड में पाया जाता है, तो इस हार्ट के हिस्से को जगह देने के लिए लेफ्ट लंग छोटा होता है और इसका वजन भी कम होता है। तो लंग्स हम ऐसी साख्त हैं, इनका काम है हमारे जिस्म में गैसेस एक्सचेंज करना। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे अहम किरदार अदा करते हैं और यहाँ गैसेस का तबादला होता है। जब हवा एक दफ़ा लंग्स में आ जाती है तो हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन चली जाती है लंग्स के गिर्द पाई जाने वाले ब्लड में, और लंग्स के गिर्द पाई जाने वाला जो ब्लड है उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए आ जाती है लंग्स के अंदर मौजूद हवा में। लंग्स का ये बहुत अहम काम है। अगर कोई आपसे पूछे कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है इंसान में, तो आपने बताना है लंग्स वो जगह है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। एक लंग की साख्त को देखें तो एक लंग के अंदर
टोटल तकरीबन 150 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक एल्विलाई पाई जाती हैं। एक फेफड़े में 150 से लेकर 300 मिलियन एल्विलाई पाई जाती हैं, जो कि लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एल्विलाई हर तरह की खाली जगह कैविटीज होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर हवा आ जाती है, और एक फेफड़े में इतनी ज़्यादा एल्विलाई मिलके उस एक फेफड़े को बनाती हैं, उसकी स्ट्रक्चर बनाती हैं। एल्विलाई का काम होता है जो लंग्स का काम होता है। इतनी ज़्यादा एल्विलाई एक लंग में पाई जाती हैं, और मजमूई तौर पर दोनों लंग्स में जो एल्विलाई पाई जाती हैं वो 300 मिलियन से लेकर तकरीबन 500 मिलियन एल्विलाई पाई जाती हैं दोनों लंग्स में। दोनों लंग्स में मजमूई तौर पर इतनी ज़्यादा एल्विलाई पाई जाती हैं। ये दोनों लंग्स की एल्विलाई का अगर हम देखें कि ये कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, इनमें से कितनी हवा गुजरती है और यह हवा के लिए कितना लंबा रास्ता फ्राहम करती है। अगर हम इन तमाम एल्विलाई को एक के साथ एक रखें तो तकरीबन जितना फासला हवा इनमें से गुजरती है और लेती है वो फासला होगा तकरीबन 1500 मील, यानी कि 1500 मील का फासला हवा जब फेफड़ों में आती है तो तय करती है। इसकी इन एल्वियोलाई की वजह से जो साइज में छोटी होती हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज फेफड़ों में इफिशिएंट होता है। मजीद लंग्स को इनका काम करने में जो अहम स्ट्रक्चर हमारे अंदर पाई जाती है और जो तमाम दूध पिलाने वाले जानदारों में पाई जाती है, तमाम मैमल्स में पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर का नाम है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है। इट इज स्पेशल टू मैमल्स। डायाफ्राम एक मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर है और इसकी शक्ल होती है डोम के जैसी, यानी कि गुंबद के जैसी। इट इज डोम लाइक इन स्ट्रक्चर। और ये दोनों पसलियों में फर्ज करेंगे, हमारी एक साइड की पसली है और ये हमारी दूसरी साइड की पसलियां हैं। इन दोनों पसलियों के नीचे ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम ऐसा मसल है, ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स को इनका काम करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर डायाफ्राम ना हो तो लंग्स अपना काम नहीं करेंगे। नो डायाफ्राम नो लंग्स फंक्शन। तो इतनी डायाफ्राम की अहमियत है। अगर हम देखें कि लंग्स हर वक्त सुगड़ते फैलते रहते हैं, इनके अंदर हर वक्त हवा आती रहती है, इनसे बाहर हवा जाती रहती है, तो ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि लंग्स की जो आउटर साइड है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और लंग्स की जो सबसे अंदर वाली साइड है वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, उसे कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान एक लुब्रिकेंट पाया जाता है जो कि लंग्स को इसका काम करने में हेल्पफुल होता है। ये लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करता है ताकि लंग्स बड़ी तेज़ी से और अपने मामूल के मुताबिक सिकुड़ और फैल सकें। इस लुब्रिकेंट को हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। अगर ये लुब्रिकेंट दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ख़त्म हो जाए तो लंग्स काम करना छोड़ देते हैं। इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है। इस कंडीशन को कहते हैं अटलेक्टेसिस, और इसके बाद मौत लाजम है, यकीनी हो जाती है। लुब्रिकेंट की इतनी ज़्यादा अहमियत है। लुब्रिकेंट ना हो और डायफ्राम ना हो तो लंग्स का होना फजूल है, इनके बगैर मौत हो जाती है। अगर हम ये बात करें कि लंग्स के गिर्द पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को हम प्लूरल क्यों कहते हैं, तो प्लूरल का लफ्ज़ी मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लंग्स से रिलेटेड हो उसे हम कहते हैं प्लूरल। दो एडजेक्टिव हैं जिनका मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड, एक प्लूरल और दूसरा पल्मोनरी। पल्मोनरी से मुराद भी रिलेटेड टू लंग्स है और प्लूरल से मुराद भी रिलेटेड टू लंग्स है। लेकिन प्लूरल का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो लंग्स के अंदर मौजूद हो।
और पल्मोनरी का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो लंग्स के साथ रिलेटेड हो लेकिन लंग्स का हिस्सा ना हो। पल्मोनरी ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ब्लड वेसल के लिए, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। दिल के पास ऑक्सीजनेटेड खून बनाने के लिए, खून के अंदर ऑक्सीजन शामिल करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी आती है। फेफड़ों के पास पल्मोनरी आर्टरी खून लेके आती है और फेफड़े उसमें हवा शामिल कर देते हैं, ऑक्सीजन शामिल कर देते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड खून पल्मोनरी वेन के जरिए चला जाता है हार्ट के पास। अब देखें आप पल्मोनरी आर्टरी, इस आर्टरी को हम पल्मोनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंग्स के पास आ रही है, और इस वेन को, पल्मोनरी वेन को के साथ हम पल्मोनरी लफ्ज़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लंग्स के पास से ये जा रही है, तो दोनों के लंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होने इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये लंग्स के पास आ इसलिए रही है कि इसके अंदर लंग्स ऑक्सीजन डाल दें क्योंकि लंग्स के अंदर हवा है और उसमें ऑक्सीजन। और पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड खून को, जिसके अंदर ऑक्सीजन अब दाखिल हो गया, लेके जाता है हार्ट के पास ताकि हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड खून को पूरे के पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट कर दे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग कहते हैं सांस को अंदर ले जाना, इनहेलेशन ऑफ एयर, और सांस को बाहर निकालना यानी एक्सहालेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन मीन्स ब्रीदिंग इन, सांस को अंदर लेके जाना। एक्सहालेशन मीन ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर निकालना। सांस अंदर लेके जाते हैं ताकि जो हवा अंदर ले जा रहे हैं उससे हम ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं, और एक्सहालेशन के दौरान हम सांस बाहर निकालते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर पाई जाती है वो जिस्म से बाहर निकल जाए। इनहेलेशन के दौरान बॉडी में जो चेंजेस होती हैं वो ये हैं। इनहेलेशन के दौरान हमारे जो रिब मसल्स हैं, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कह लेते हैं, ये रिब्स मसल्स इनहेलेशन के दौरान सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और बाहर की तरफ निकल आती हैं। When our rib muscles, intercostal muscles, contract during inhalation, the ribs get rise and wide, जिसकी वजह से सीने के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुली जगह बन जाती है और डायफ्राम भी सिकुड़ कर इट कंट्रैक्ट्स और ये नीचे की तरफ चला जाता है एंड गेट्स लोअर। रिब केज ऊपर की तरफ उठ जाता है और बाहर की तरफ निकल आता है, और डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स पर प्रेशर नहीं होता। देयर इज़ नो प्रेशर ऑन लंग्स। ऊपर से भी नहीं प्रेशर होता पसलियों का और नीचे से भी कोई प्रेशर नहीं होता डायफ्राम का। तो बॉयल के कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर किसी सतह पर प्रेशर किसी चीज़ का ज़्यादा हो तो गैस का वॉल्यूम उसमें कम होता है, और अगर प्रेशर कम हो जैसे कि इस सूरत में है तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि इन सारी चेंजेस की वजह से
बाहर से जो हवा है वो फेफड़ों में आ जाती है। एयर एंटर्स इनटू लंग्स, क्योंकि लंग्स पर दबाव यानी प्रेशर बहुत कम हो गया है, ना ऊपर से कोई प्रेशर है ना नीचे से कोई प्रेशर है, इसलिए लंग्स फैल जाते हैं। सीने के फैल जाने की वजह से लंग्स भी फैल जाते हैं और उनके अंदर हवा आ जाती है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। एक्सहालेशन इनहेलेशन के बिल्कुल उल्ट है। एक्सहालेशन के दौरान रिब केज है जो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सारी पसलियाँ वापस अपने पहले वाली जगह पे आ जाती हैं। डायाफ्राम आल्सो कम इट्स टू ओरिजिनल प्लेस, डायाफ्राम भी अपने पहले वाली जगह पे आ जाता है, यानी कि डायाफ्राम भी ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर से पसलियाँ अपने पहले वाली जगह पर आ जाती हैं, लंग्स के पास आ जाती हैं, और नीचे से डायाफ्राम भी लंग्स के पास आ जाता है, तो लंग्स पर एक दबाव पड़ जाता है। देयर इज़ प्रेशर ऑन लंग्स, जब लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा तो ये बॉयल्स के लॉ के मुताबिक जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लंग्स पर तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे और उनके अंदर से हवा बाहर निकल जाएगी, वॉल्यूम हवा का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्ट हैं। एक प्रोसेस को आप समझ लेंगे तो दूसरा प्रोसेस अपने आप समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये कैसे कंट्रोल होता है। हमारे अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस, क्या हम कह लेते हैं इसे ब्रीदिंग रेट, कि कैसे कंट्रोल होता है। ब्रीदिंग रेट कहते हैं 1 मिनट में हम जितने सांस लेते हैं, ब्रेथ्स पर मिनट इज़ नोन एज ब्रीदिंग रेट। आमतौर पर नॉर्मल हालात में जब हम कोई काम ना कर रहे हों तो हमारे सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 सांस 1 मिनट में है, यानी कि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई काम करें सख्त, कोई स्ट्रेन्यूअस, कोई हार्ड वर्क करें, जैसे एक्सरसाइज करें, तो हमारी सांस लेने की रफ्तार 25 से लेकर 30 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाती है, ऐसा आपकी बुक में लिखा है। लेकिन इससे ज़्यादा भी सांस लेने की रफ्तार और ज़्यादा भी बढ़ सकती है, 35 to 40 तक भी जा सकती है, और इस फिगर से भी ज़्यादा तादाद हो सकती है, 45 से 50 ब्रेथ्स पर मिनट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करो, कितनी देर आपने हार्ड वर्क किया है या एक्सरसाइज की है। हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो हमारे दिमाग के मेडुला ऑब्लोंगाटा में, सांस लेने के अमल को हमारे दिमाग का मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, जो कि गर्दन के पास पाया जाता है, नीचे वाले हिस्से में, सर के सबसे नीचे वाले हिस्से में। इसके अलावा पोन्स, ये हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है, और सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रक्चर जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये सारी वो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये वैसे ही एक्टिव हो जाती हैं जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक जहरीली गैस है, तो जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दिमाग के ये हिस्से उसी वक्त इसका पता उन्हें चल जाता है
और वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और हम ज़्यादा सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालें। तो सांस लेने का जो स्टिमुलस है वो है हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। हमारे ब्लड में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन की सूरत में डिलीवर की जाती है, क्योंकि ये गैस है तो वैसे तो ब्लड के अंदर ये नहीं ट्रैवल करेगी, तो ये बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट आयन के तौर पर हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होती है और पूरी बॉडी से हासिल की जाती है और फेफड़ों तक लाई जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सांस लेने की रफ्तार, ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगा? जब होगी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। व्हेन देयर इज़ मोर रेस्पिरेशन, तब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और ज़्यादा रेस्पिरेशन कब होती है? जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जो, यानी कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन है जो, वो ज़्यादा होगी। और मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का अमल तब ज़्यादा होता है जब हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि जितना हम ज़्यादा काम करेंगे उतना हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होगी। और चूँकि रेस्पिरेशन के आखिर में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, जिसको कम करने के लिए हमारे सांस लेने की रफ्तार है जो, हमारा ब्रीदिंग रेट है जो, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट हमारे कंट्रोल में है या नहीं, इट इज़ अंडर कंट्रोल और नहीं, तो इसका जवाब है कि ब्रीदिंग रेट को आप कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी देर सांस रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस्म के अंदर ज़्यादा रेस्पिरेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो सांस लेने पर आप मजबूर हो जाएंगे। यानी कि इट इज़ वॉलंटरी टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक ये वॉलंटरी हो जाता है, सांस रोक सकते हैं आप, बट इनवॉलंटरी यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, टू मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादातर हम सांस को रोक नहीं सकते। हम चाहें भी सांस को रोकना तो हम ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, क्योंकि ये प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें कौन सी गैसें और कितनी पाई जाती हैं, और जो हवा हम मुंह से बाहर खारिज करते हैं उसमें कितनी गैसें पाई जाती हैं, यानी इनहेल्ड एयर में और एक्सहेल्ड एयर में कितनी गैसेस कितनी कंपोजिशन बनाती हैं। तो जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं, जो सांस हम बाहर लेते हैं, उसमें 16% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? अंदर आने वाली हवा में 21% और बाहर जाने वाली हवा में 16% ऑक्सीजन क्यों पाई जाती है? तो उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन को हमारा जिस्म रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अंदर हवा लेके जाते हैं सांस के जरिए, उसमें 0.03% पाई जाती है, और जो हवा हम सांस के जरिए बाहर खारिज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% पाई जाती है। बाहर खारिज करने वाली सांस के जरिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन होती है हर सेल में, और हर सेल रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। और नाइट्रोजन गैस जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए, उसमें 79% पाई जाती है, और जो हवा हम सांस के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं उसमें भी 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन को हमारा जिस्म किसी काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता और ना ही बनाता है। नोबल गैसेस जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं उसमें तकरीबन 0.94% पाई जाती हैं, और बाहर खारिज करने वाली हवा में भी इतनी ही पाई जाती हैं। हमारा जिस्म इनको भी इस्तेमाल नहीं करता। वाटर वेपर्स यानी कि पानी, नमी हमारे अंदर ले जाने वाली सांस के जरिए हवा में मुख्तलिफ होती है। अगर मौसम सर्द है तो ज़्यादा नमी हम हवा के जरिए अंदर लेके जाएंगे, और अगर मौसम गर्म है तो कम नमी, कम वाटर वेपर्स हम अंदर लेके जाएंगे सांस के ज़रिए।
और हवा जो सांस के दौरान हम बाहर खर्च करते हैं उसमें वाटर वेपर्स की मकदार है जो वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर है तो वाटर वेपर्स की तादाद जो हम हवा बाहर खर्च करते हैं उसमें ज़्यादा होती है। इनहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 21%, लेस concentration of carbon dioxide 0.03% and nitrogen 79%. Noble gases are about 0.94%. Water vapors are variable according to the environment. And exhaled air contains more concentration of oxygen as well as carbon dioxide, in particular carbon dioxide. 4% carbon dioxide is present in exhaled air and 16% oxygen, because about 5% oxygen is used in the body. And noble gas concentration and the concentration of the nitrogen gas is the same as in the inhaled air. And when we talk about water vapors, they are always saturated, mean there are more water vapors when we exhale air, because our body contains much more water as compared to the differences in the amount of the water vapors in the air around us. आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है यानी कि एक सांस की बीमारी है, जैसे कि और भी कई सांस की बीमारियां हैं, एम्फिसीमा, न्यूमोनिया, एज़मा और लंग कैंसर वगैरह। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस का लफ्ज़ी मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन से मुराद ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल का, जो कि हवा के रास्ते हैं ट्रैकिया के बाद, इनका फूल जाना है। फर्ज करें कि नॉर्मल डायमीटर है एक ब्रोंकस का, ब्रोंकाई का जो सिंगुलर है। इन्फ्लेमेशन से मुराद यह है कि ये इधर इतनी जगह है जो म्यूकस से भर जाती है और इस साइड में भी इतनी जगह है जो ब्रोंकाई में म्यूकस जमा हो जाता है। तो हवा के गुजरने का रास्ता बस इतना रह जाता है, डायमीटर ब्रोंकाई का कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो कि ब्रोंकाइटिस की अलामत है। ब्रेथ शॉर्टनेस यानी कि सांस लेने में दुश्वारी, ये एक ब्रोंकाइटिस की सिम्टम है। मज़ीद ब्रोंकाइटिस की जो सिम्टम्स हैं उसमें ये है कि जब हमें खांसी आती है तो ज़्यादातर खांसी के साथ बलगम आती है, यानी कि कॉफ विद स्प्यूटम। स्प्यूटम कहते हैं साइंस में बलगम को। इसके अलावा बुखार होता है और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब ये अलामतें हों तो ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, और ये 2 टाइप्स हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। कोई भी बीमारी जब हम अक्यूट कहते हैं किसी भी बीमारी को, तो उससे मुराद है कि जब बीमारी का जो जानदार है या जब बीमारी होती है तो उसकी अलामतें उसी वक्त शो हो जाती हैं। सिम्टम्स शो ऑन अटैक ऑफ डिजीज़, यानी कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारी है, ऐसी ब्रोंकाइटिस है जिसमें बीमारी की अलामतें यानी कि ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स उसी वक्त शो हो जाती हैं जब ब्रोंकाइटिस होती है, बीमारी का हमला होता है। कोई भी बीमारी उसे हम क्रॉनिक इसलिए कहते हैं जब उसकी अलामतें शो ना हों लेकिन बंदा बीमारी का शिकार हो जाए। व्हेन सिम्टम्स
अपीयर लेट, जब अलामतें बीमारी की बाद में ज़ाहिर हों और मरीज़ पहले बन चुका हो तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक रहती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है जो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रहती है। इसका दौरानिया ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बीमारी काफ़ी अरसे से हो चुकी होती है, मरीज़ को पता नहीं लगता, इसलिए इसको कवर करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस की चूँकि अलामतें उसी वक्त शो हो जाती हैं, इसलिए इसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। मज़ीद हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को अगर इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम चेस्ट कोल्ड भी कह लेते हैं और ज़्यादातर लोगों को एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है, तकरीबन 5% अडल्ट्स को और तकरीबन 6% चिल्ड्रन को एक साल में एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है। 2018 में अमेरिका के अंदर 9.1 मिलियन लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस का शिकार हुए। लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इतनी नहीं होती और एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज़्यादा होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की सबसे बड़ी वजह तकरीबन 90% एक्यूट ब्रोंकाइटिस है जो ये वायरसेस की वजह से होती है, यानी कि ज़्यादातर एक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरसेस की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। ये इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकती है और एयर पोल्यूशन यानी डस्ट वगैरह गर्दो गुबार की वजह से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का इलाज वेरी सिंपल है, मरीज़ को रेस्ट करना चाहिए, वो आराम करे और पैरासीटामोल को इस्तेमाल करें ताकि दर्द ना हो। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के इलाज के तौर पर बुखार को ख़त्म करने के लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यह है इसका ट्रीटमेंट, रेस्ट, पैरासीटामोल, NSAIDs। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में थोड़ी डिटेल से। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को प्रोडक्टिव कॉफ भी कह लेते हैं। इसको प्रोडक्टिव कॉफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि खांसी के साथ बलगम आती है, स्प्यूटम विद कॉफ। सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सबसे बड़ी वजह, इसकी मेजर काज है जो सबसे ज़्यादा जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिस वजह से होती है वो है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट के धुएं के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह बनते हैं। इसको डिजीज़ की जिस कैटेगरी में शामिल किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जिस टाइप में इसको शामिल किया जाता है वो है COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक का मतलब होता है जो काफ़ी अरसे से हो, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है जो सांस के रास्तों को बंद किए हुए हो, पल्मोनरी का मतलब होता है सांस के रास्ते और डिजीज़ का मतलब बीमारी। ये एक COPD है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जैसे कि एम्फीसीमा भी एक COPD है और लंग कैंसर भी एक COPD है, वैसे ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सबसे बड़ी वजह, जैसे कि मैंने आपको बताई, स्मोकिंग है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप सिगरेट पीना बंद कर दें, क्विट स्मोकिंग। तो जो डैमेज पहुंचा है हमारे टिश्यूज़ को, लंग टिश्यूज़ को, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, वो रिकवर हो जाता है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन भी इसके ट्रीटमेंट में आता है, और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की इलाज ट्रीटमेंट में आता है। इसके ज़रिए ज़्यादा अरसे के लिए लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, चूँकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इनमें। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि सिगरेट अगर किसी से नहीं छोड़ रही तो उसको मुख्तलिफ तरीके बताना कि जिसके ज़रिए वो सिगरेट पीना छोड़ दे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर लोगों को होती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बहुत कम लोगों को होती है। हमारा अगला टॉपिक है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें फेफड़ों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं एल्विलाई। एम्फीसीमा में एल्विलाई की दीवारें टूट जाती हैं। फ़र्ज़ करें ये एक नॉर्मल एल्विलाई है और ये एक एल्विलाई है जो कि एम्फीसीमा से मुतासर है। आप देखें इस एल्विलाई का साइज़ छोटा है और इस एल्विलाई का साइज़ बड़ा है। अगरचे इस एल्विलस का साइज़ छोटा है लेकिन इसका सतही रुकबा मुकम्मल है। सतही रुकबा इसकी निस्बत ज़्यादा है और इसका सतही रुकबा है जो इस एम्फीसीमा से मुतासर टूटी हुई एल्विलाई का, टूटी हुई दीवारों वाली एल्विलाई का सतही रुकबा कम है, यानी कि गैसियस चेंज इसके ज़रिए कम होगी और इसके ज़रिए ज़्यादा होगी। एक तो ये मसला है कि जब एल्विलाई की दीवारें टूट जाती हैं तो सतही रुकबा गैसियस चेंज के लिए कम हो जाता है। और दूसरा एम्फीसीमा में जो एल्विलाई की दीवारें टूटने की वजह से मसला पेश आता है वो ये है कि इनहेलेशन तो इजी हो जाती है। इनहेलेशन यानी सांस अंदर आसानी से चला जाता है, लेकिन एक्सहेलेशन डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि सांस बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वजह यह है कि हवा ने जब बाहर से अंदर आना होता है तो अपने प्रेशर से आना होता है, तो आसानी से अंदर हवा दाखिल हो जाती है, इनहेलेशन आसानी से हो जाती है। लेकिन एक्सहेलेशन है जो, इसके लिए एल्विलाई को सिकुड़ना पड़ता है, लेकिन चूँकि एल्विलाई की दीवारें पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं और कमज़ोर हो चुकी हैं तो इसकी वजह से एल्विलाई इतने प्रेशर से सिकुड़ नहीं पाती कि सारी हवा को बाहर निकालें, और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है हवा को बाहर निकालने के लिए, यानी कि एक्सहेलेशन में। एम्फीसीमा की वजूहात यानी कि काजेज़ इसके क्या हैं? एम्फीसीमा की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। इसके अलावा विरासती तौर पर भी एम्फीसीमा हो सकती है और बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से भी एम्फीसीमा हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फीसीमा, तकरीबन 70% एम्फीसीमा जो होती है वो तंबाकू नोशी की वजह से होती है। हमें कैसा पता चलता है कि एम्फीसीमा है? एम्फीसीमा की पहचान कैसे है, इसकी अलामतें क्या हैं? तो एम्फीसीमा की अलामतें ये हैं कि हर वक्त आपको सुस्ती रहती है, और सबसे बड़ी अलामत तो ये भी है कि सांस बाहर निकालने में दुश्वारी होती है। सांस बाहर
निकालने में दुश्वारी। एक और इसकी जो अलामत है वो ये है कि आपको बुखार और ज़ुकाम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको एम्फीसीमा है तो कोई तरह की दूसरी बीमारियां भी आपको बार बार होंगी, बार बार सांस की बीमारियां। आपको एक दफ़ा अगर नमूनिया हुआ है लेकिन एम्फीसीमा का इलाज मुकम्मल तौर पे आपने नहीं करवाया या आपको पता ही नहीं चला कि अभी आपको एम्फीसीमा भी है, लेकिन नमूनिया का आपने इलाज करवा लिया है, तो थोड़े अरसे बाद फिर दोबारा नमूनिया हो जाएगी। यानी कि बार बार सांस के मसाइल का होना, ये भी एक एम्फीसीमा की अलामत है। एम्फीसीमा का इलाज कोई नहीं, बस इसका इलाज यही कि आप सिगरेट पीना या तंबाकू पीना छोड़ दें। जब आपको एम्फीसीमा का पता चलता है कि आपको एम्फीसीमा है तो आपके फेफड़ों का तकरीबन 50 से 70% जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। यानी कि एम्फीसीमा एक क्रोनिक बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसकी अलामतें बाद में शो होती हैं लेकिन जो नुकसान जिस्म में पहले कर देती है। न्यूमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूमोनिया फेफड़ों के इन्फेक्शन को कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों के इन्फेक्शन को हम निमोनिया कहते हैं। अगर एक फेफड़े में निमोनिया हो तो उसको हम सिंपली निमोनिया कहेंगे या सिंगल निमोनिया कहेंगे, और अगर दोनों फेफड़ों में निमोनिया है तो उसे हम कहेंगे डबल निमोनिया। निमोनिया किस वजह से होती है? वाटर काजेज ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया की वजूहात ख़ास तरह के बैक्टीरिया हैं, ख़ास तौर पे जीनस स्ट्रेप्टोकोकस से ताल्लुक़ रखने वाले बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई ख़ास तरह के बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से ज़्यादातर निमोनिया होती है। इसकी वजह से निमोनिया के होने की वजूहात और भी हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी निमोनिया हो सकती है और बाज़ फंजाई की वजह से भी निमोनिया हो सकती है। निमोनिया चाहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो या फंजाई की वजह से हो, निमोनिया की वजह बनने वाला कोई भी जानदार हो, जब निमोनिया की वजह बनने वाला जानदार फेफड़ों के अंदर जाता है तो फेफड़ों के टिश्यू को तोड़ देता है। जब फेफड़ों के टिश्यू टूट जाते हैं, उनमें सुराख बन जाते हैं, तो एल्वुलाई के बाहर पाए जाने वाले यानी फेफड़ों को हम एल्वुलाई भी कह सकते हैं, क्योंकि फेफड़े एल्वुलाई यानी छोटी छोटी हवा की थैलियों के मिलने से बनते हैं। जब फेफड़ों का टिश्यू डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें सुराख बन जाते हैं और बाहर पाए जाने वाले जो मटेरियल हैं, जैसे कि मुख्तलिफ तरह के जो फ्लूइड्स हैं, मायाजात हैं और पस हैं, यानी बीमारी के साथ लड़ने के दौरान जब वाइट ब्लड सेल्स खुद भी मर जाएं और बीमारी के जरासीम भी मर जाएं, तो उस मिले जुले मिक्सचर को हम कहते हैं पस। तो ये पस और फ्लूइड्स फेफड़ों के अंदर आ जाते हैं और यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब फेफड़ों के अंदर पस और फ्लूइड जमा हो जाएंगे तो फेफड़ों के अंदर हवा नहीं आएगी, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ब्लड बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, तो जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ तरह के मसाइल, पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसकी अलामतें हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, हाई फीवर, साथ ज़ुकाम लगता है, और जब आपको खांसी आती है तो साथ में बलगम भी आती है। बलगम असल में ये फ्लूइड और पस हैं जो कि फेफड़ों के अंदर जमा हुए होते हैं। और
चूँकि आपके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, और खून में भी ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए आपकी जो जल्द का कलर है वो डार्क हो जाता है या डस्की हो जाता है, भूरा या जर्द हो जाता है। निमोनिया का इलाज अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो तो ख़ास तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो। इसके अलावा निमोनिया की वैक्सीन्स भी डेवलप्ड हैं, अगर पहले वैक्सीन ले ली जाए तो बाद में निमोनिया होने के चांसेस नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगा एज़मा के बारे में, यानी कि दमा के बारे में। दमा एक सांस की बीमारी है और सांस के जिस शाख में इसको हम डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं पल्मोनोलॉजी। इस बीमारी की अलामतें ये हैं कि आपको बार बार खांसी लगती है, बार बार आपको ज़ुकाम होता है, बार बार आपको छींकें आती हैं, और जब आप खांसते हैं तो साथ में बलगम भी आती है। सीना सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, सीने की जो पसलियाँ हैं वो ऊपर नीचे नहीं होती, दर्द होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में रुकावट होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और एक दफ़ा ये बीमारी हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी रहती है, इसकी ड्यूरेशन सारी ज़िंदगी है, इसका कोई इलाज नहीं, बस इसकी अलामतों का इलाज किया जा सकता है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, ज़्यादातर यह माहौल में आलूदगी की वजह से होती है, लेकिन विरासती तौर पर भी ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है एयर पोल्यूशन, ख़ास तौर पर हवा के अंदर पाए जाने वाले एलर्जेंस। एलर्जेंस ऐसे केमिकल हैं जो कि एलर्जी पैदा करते हैं, जैसे गर्दो गुबार हो गया, पोलन्स हो गया और स्प्रे वगैरह। इसको चेक करने का तरीका यह है कि इसकी अलामतों के बारे में पता चलाया जाए। डॉक्टर पूछते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, कौन सी अलामतें आपको शो हो रही हैं। सर में दर्द हो रहा है, आपको ज़ुकाम है, खांसी है, खांसी के साथ सीटी की आवाज़ भी आती है या नहीं, जो कि इसकी मेन अलामत है। इसके अलावा एक ख़ास तरह की टेक्निक जिसे कहते हैं स्पायरोमीट्री, जो कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स वगैरह को चेक करती है हवा के रास्तों में, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बीमारी का इलाज है कि आप ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे एलर्जन से बचें जिनकी वजह से आपको एज़मा हुई है, और ख़ास तरह के मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें कहते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तब इस्तेमाल की जाती हैं जब मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और एक ख़ास तरह की ड्रग सैल्ब्यूटामोल इस बीमारी के ट्रीटमेंट में अहम किरदार अदा करती है। अगर सैल्ब्यूटामोल से भी बीमारी का इलाज ना हो, जो कि मुंह के ज़रिए ली जाती है, तो फिर बीमारी के इलाज के लिए जो ड्रग्स हैं, ख़ास तरह के ड्रग्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है जो, उसको वेंस के अंदर इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल किया जाता है। सबसे पहले तो इलाज होता है कि पाउडर वगैरह की सूरत में ड्रग्स सांस के ज़रिए, सांस के रास्तों में अंदर ले जाई जाती हैं। ऐसी ड्रग्स को जो सांस के ज़रिए सूंघ कर अंदर ले जाएँ उनको कहते हैं इनहेलर्स। और अगर इनहेलर से आराम ना आए और मसला शदीद बढ़ जाए, मरीज़ को बार बार दौरे पड़ें, तो सांस लेने के बार बार दौरे पड़ें, तो फिर ये सैल्ब्यूटामोल इस्तेमाल की जाती है और ये मुंह के ज़रिए ली जाती है। और अगर इसके ज़रिए भी हल ना हो तो फिर इंजेक्शन लगाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट जैसी ड्रग्स का। अब हम बात करते हैं कि ये कितने लोगों को होती है। 2015 में इसकी फ्रिक्वेंसी, एज़मा की फ्रिक्वेंसी 358 मिलियन थी, यानी कि इतने ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए, और जो लोग फौत हुए, मर गए, वो थे 3,97,100। इसकी वजूहत मैंने आपको पहले बता दी हैं और इसकी पहचान मैं आपको दोबारा बता दूं। इस बीमारी में आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल हैं जो, वो बंद हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है, जिसकी वजह से वो तंग हो जाते हैं, उनका दरमियानी डायामीटर कम हो जाता है, उनमें से हवा कम गुजरती है, और ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसे हैं जिससे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस बनेगी। तो ये है ब्रोंकाइटिस की जैसी बीमारी,
लेकिन इसकी जो मेन डिफरेंस है ब्रोंकाइटिस से, ये जो ज़्यादा मुख्तलिफ है किस वजह से है, वो है कि ये जो इसके इन्फ्लेमेशन होने की वजह इनहेलर्स खास तरह के केमिकल्स हैं जिन्हें कहते हैं एलर्जेंस, ये एलर्जेंस की वजह से होती है और ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी हो सकती है। इससे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि हवा के रास्ते बंद हो जाते हैं बिल्कुल ही। वीजिंग यानी कि खांसी के साथ सीटी की आवाज़ आती है। कॉफिंग यानी कि आपको खांसी आती है। चेस्ट टाइटनेस, आपका सीना बड़ा सख्त टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में मसला आता है। ऐसा भी होता है कि ये सारी अलामतें एक दिन में 1-2 दफ़ा शो हों या एक हफ्ते में शो हों। ख़ास तौर पर रात के वक़्त अस्थमा के मरीज़ों की हालत बुरी हो जाती है, और जब वो कोई मुशक्क़त तलब काम कर रहे हों, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हों। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पायरोमीटर, जो कि अस्थमा को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा अगला टॉपिक है लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। लंग कैंसर से मुराद फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है। जब फेफड़ों में अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होती है तो बहुत ज़्यादा सेल फेफड़ों के बनते हैं जो कि अबनॉर्मल होते हैं। अबनॉर्मल सेल्स। जब प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस का प्रोसेस कंट्रोल नहीं रहता तो जो नए सेल बनते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर गैसेस एक्सचेंज नॉर्मल नहीं रहता और फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। लंग कैंसर की वजूहात कई हैं, इसके कई कॉजेज़ हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अहम लंग कैंसर की जो वजह है वो है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कहते हैं ऐसे केमिकल्स को जिनकी वजह से कैंसर होता है। कार्सिनो का मतलब होता है कैंसर, जेन का मतलब होता है पैदा करने वाले, यानी कि कैंसरस सेल पैदा करने वाले या कैंसर की वजह बनने वाले केमिकल्स को हम कहते हैं कार्सिनोजेन। और सिगरेट के धुएं में तकरीबन 50 कार्सिनोजेन होते हैं इन तंबाकू ऑफ सिगरेट। तंबाकू स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग 50 तरह के कार्सिनोजेंस को जिस्म में दाखिल करने की वजह बनता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लंग कैंसर की जो दूसरी वजूहात हैं वो हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी कि ऐसी रेडिएशन जिनके अंदर आयोनाइजेशन की सलाहियत होती है। आयोनाइजेशन की सलाहियत से मुराद कि वो सेल्स के डीएनए को तोड़ सकती हैं। ऐसी रेडिएशंस जो सेल्स को या सेल्स के डीएनए को तोड़ सकती हैं उन्हें हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इसके अलावा लंग कैंसर के जो काजेज़ हैं वो हैं वायरसेस। सबसे ज़्यादा लंग कैंसर की वजह कार्सिनोजेंस हैं, उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ऐसे लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फिशन और फ्यूज़न रिएक्शन पर या न्यूक्लियस पर तजर्बे करते हैं उनको भी लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो ख़ास तरह के लिबास इस्तेमाल करें तो फिर लंग कैंसर के चांसेस उन्हें कम हो जाते हैं। वायरसेस से बचाव के लिए वैक्सीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो लंग कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो लंग कैंसर से बचने का है या लंग कैंसर का जो इलाज है वो ये है कि आप सिगरेट पीना छोड़ दें। एलिमिनेट सिगरेट स्मोकिंग। जब आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो अपने आप
जो डैमेज फेफड़ों को पहुंचा है वो ख़त्म हो जाएगा। फेफड़ों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो खुद को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दें तो जो लंग्स को डैमेज पहुंचा था पहले सिगरेट पीने की वजह से, लंग्स उससे रिकवर हो सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग भी 2 तरह की होती है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं जब आप खुद सिगरेट पिए। पैसिव स्मोकिंग से मुराद जब आप सिगरेट नहीं पिए, आपके साथ वाला सिगरेट पिए, या ऐसा शख्स आपके पास बैठे जो खुद सिगरेट नहीं पीता था लेकिन वो किसी के पास बैठा है जो सिगरेट पी रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग सेकंड हैंड भी हो सकती है, थर्ड हैंड भी हो सकती है, फोर्थ हैंड भी हो सकती है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और आपके पास बैठा शख्स है जो उसके अंदर धुआं जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो शख्स जो आपके पास बैठा है वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग से मुराद यह है कि एक बंदा खुद सिगरेट नहीं पी रहा बल्कि उसके साथ वाला सिगरेट पी रहा है। तो स्मोकिंग चाहे एक्टिव हो या पैसिव स्मोकिंग हो, दोनों की वजह से लंग कैंसर के चांसेस बराबर होते हैं, बल्कि पैसिव स्मोकिंग की वजह से चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। What are bad effects of smoking? स्मोकिंग के, सिगरेट के बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि सिगरेट के अंदर एक नहीं बल्कि कई डेंजरस नुकसानदेह केमिकल्स पाए जाते हैं। तकरीबन 7000 मुख्तलिफ तरह के नुकसानदेह केमिकल सिगरेट में पाए जाते हैं, और इन 7000 में से तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस हैं। इन 50 कार्सिनोजेंस की वजह से ना सिर्फ लंग कैंसर बल्कि बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर हो सकता है, जैसे कि ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाता है बॉडी के उस हिस्से में इन 50 कार्सिनोजन की वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में एक खास तरह का केमिकल पाया जाता है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और इसके अंदर सलाहियत पाई जाती है कि ये हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देती है। इट कैन डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन खून के अंदर एक पाई जाने वाली खास तरह की प्रोटीन है जिसका काम जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक लेके जाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, यानी कि हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ नहीं सकती और इसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी जिस्म में कम हो जाती है। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनको हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में ख़ास तरह का एक जहरीला केमिकल पाया जाता है जिसे कहते हैं निकोटीन। निकोटीन को सिगरेट में डाला जाता है ताकि पीने वाला इसका आदी हो जाए। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट के बगैर इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि सिगरेट के धुएं के अंदर निकोटीन होती है, सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है। जब वो सिगरेट पीते हैं तो ये निकोटीन हवा में धुएं के ज़रिए मिल जाती है
और निकोटीन को जब हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं तो निकोटीन जो है ये ब्लड वेसल्स को हार्ड कर देती है। जब ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाएंगी तो ये सिकुड़ें और फैलेंगी नहीं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले केमिकल्स खून के अंदर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जब प्लेटलेट्स खून में ज़्यादा हो जाते हैं तो खून जमना बिला ज़रूरत शुरू हो जाता है। आमतौर पर प्लेटलेट्स की ज़रूरत तब होती है जब हमें ज़ख्म लगता है, तो तब खून को प्लेटलेट्स जमा देते हैं जहां ज़ख्म लगा होता है। लेकिन अगर आपको कोई ज़ख्म भी नहीं लगे और प्लेटलेट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो खून बिला ज़रूरत है जमना शुरू हो जाता है। जब नालियों के अंदर खून जम जाता है तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, जिससे मुतलका हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है। ख़ास तौर पे इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी हार्ट अटैक वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें दूसरी बीमारियों के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिगरेट पीने वाले शख्स को टीबी के यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के चांसेस 2 से 4 गुना होते हैं और नमूनिया होने के चांसेस भी 3 से 4 गुना होते हैं। इसके अलावा सिगरेट पीने वाले लोगों के जो दांत हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। टूथ डैमेज इनमें 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो सिगरेट के इतने ज़्यादा नुकसानात के बावजूद लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। हालांकि कुदरत ने फेफड़ों के अंदर यह सलाहियत रखी है कि अगर लोग सिगरेट पीना छोड़ दें तो वो खुद से दोबारा रिकवर हो सकते हैं, अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन इतनी ज़्यादा तरक्की होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद लोग फिर भी जाहल ही फिर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अजीज़ व क़ुरबा को जो सिगरेट पीते हैं उनको रोकें और ख़ुद भी इससे बाज रहें।